हेलो क्लास 2। आज की इस मज़ेदार क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर विद यू टुडे। आज हम एक बहुत ही प्यारी कविता पढ़ने वाले हैं, एक सुंदर से जंगल की कहानी सुनेंगे और मिलकर कुछ बहुत ही मज़ेदार पजल्स भी सॉल्व करेंगे। तो बताइए, क्या आप सब तैयार हैं नई चीज़ें सीखने के लिए? लेट्स गो। फटाफट देखते हैं आज हमारी लिस्ट में क्या क्या है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे द जनरल स्टोर पोएम। नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे कुछ स्टोर पजल्स। 3 जॉय इन द जंगल की कहानी। 4 उस कहानी के जंगल स्टोरी क्वेश्चंस। 5 थोड़ा फन विद प्रेपोजिशंस और आखिर में नंबर 6 फीलिंग्स एंड करेक्ट स्पेलिंग्स। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द जनरल स्टोर पोएम। लेट्स रीड टुगेदर। अब मुझे सच सच बताना, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुद की एक दुकान हो? एक छोटी सी बच्ची का भी बिल्कुल यही सपना है। जस्ट लुक एट हर, ये दुकान इसकी है। चलिए मेरे साथ इस कविता को पढ़िए। Someday I'm going to have a store with a tinkly bell hung over the door, with real glass cases and counters wide, and drawers all spilly with things inside. पता उसने क्या सोचा है? उसकी दुकान में ना हर चीज थोड़ी थोड़ी होगी। पेपरमिंट, चाय की पत्ती, केटलियां और हाँ, बनानास और रबर बूट्स भी। अब देखिए, एक नया और बहुत ही मज़ेदार शब्द जो हमने अभी इस कविता में पढ़ा वो है स्पिली। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई ड्रॉज यानी ड्रॉअर सामान से इतना ज़्यादा भर जाए कि चीज़ें बाहर गिरने लगें, उसे हम स्पिली कहते हैं। वैसे कविता में कुछ और इंग्लिश शब्द भी थे, जैसे कैलिको, जिसका मतलब एक तरह का कपड़ा होता है, क्रॉकरी यानी कप और प्लेट्स, केग्स यानी बड़े डब्बे, और सारसापिरेला जो कि हर्ब से बना एक मीठा शरबत होता है। यमी, राइट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 सॉल्विंग स्टोर पजल्स, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। आप सब ने कविता बहुत ध्यान से सुनी, शाबाश। चलिए अब अपने दिमाग की थोड़ी कसरत करते हैं और इन दुकान के पजल्स को मिलकर सॉल्व करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और आप सोचिए, दरवाजे पर क्या लटकेगा? एग्जैक्टली, एक टिंकली बेल। फिर अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग का मतलब है दुकान में हर तरह का सामान होना। और कौन सा शब्द बताता है कि ड्रॉज भरे होंगे? हाँ, अभी पढ़ा था, स्पिली। बच्ची गुच्छे यानी बंचेस में केले और रबर बूट्स बेचेगी। और हाँ, वो अपना सारा काम खुद करेगी, खिड़की ठीक करना, सफाई करना और पैसे लेना। इन आंसर्स को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना, ठीक है? अब देखो, दुकान में सामान ऐसे बिखरा हुआ थोड़ी ना अच्छा लगता है ना? चलिए उस बच्ची की थोड़ी मदद करते हैं और सामान को सही जगह एकदम नीटली रखते हैं। फूड और ड्रिंक वाले हिस्से में आएगा पेपरमिंट, टी, शुगर, सारसापारेला और बनानास। क्लोथिंग यानी कपड़ों के सेक्शन में हम रखेंगे कैलिको और रबर बूट्स। और टूल्स वाले हिस्से में क्या आएगा? स्ट्रिंग यानी धागा और सिजर्स यानी कैंची। बिल्कुल परफेक्ट। अब लग रही है ना एकदम बढ़िया दुकान। Alright, let's move on. Number 3, Joy in the Jungle. A wonderful story about Manu. अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए एक सुंदर से जंगल के बारे में। हवा की आवाज, चिड़ियों का चहचहाना। सुना आपने? ये मुनु है जो ऐसे ही एक काजीरंगा फॉरेस्ट के पास वाले गांव में रहता है। एक दिन पता है क्या हुआ? उसे भैंस का एक सींग यानी बफलो हॉर्न मिलता है। उसने अपने पिताजी से उस हॉर्न का एक पाइप बनवाया और जब उसने उसे बजाया तो लिटरली जादू हो गया। उसकी मीठी धुन सुनकर बंदर खुशी से उछलने लगे, हिरन नाचने लगे, हाथियों ने अपनी सूंड उठाई और मछलियां पानी में खुशी खुशी तैरने लगीं। पर एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मुन्नू ने देखा कि एक मदर राइनो और उसका प्यारा सा बच्चा एक गड्ढे में फंस गए हैं। ओह नो! मुन्नू दौड़कर अपने पापा और गांव वालों को बुला लाया। उन्होंने मिलकर एक रास्ता खोदा, पर मदर राइनो हिल ही नहीं रही थी। तभी मुन्नू को एक आइडिया आया। उसने अपना जादुई पाइप बजाना शुरू किया और गेस व्हाट? उसकी मीठी म्यूजिक सुनकर मदर राइनो में हिम्मत आई। वो खड़ी हुई और अपने बच्चे के साथ जंगल में वापस चली गई। इस कहानी में ना कुछ बहुत जरूरी इंग्लिश वर्ड्स आए हैं जो हमें जरूर पता होने चाहिए, जैसे ट्रैप्ड। इसका मतलब है किसी ऐसी जगह फंस जाना जहां से आप बाहर ना निकल सकें। फिर है डिच। इसका मतलब होता है जमीन में खोदा हुआ गड्ढा। नैरो यानी पतला, जहां बहुत कम जगह हो। और मेलोडी का मतलब है एक बहुत ही मीठी और प्यारी धुन। Moving on, number 4, jungle story questions. Let's fill out our story chart. आप सबने मुनु की कहानी कितने ध्यान से सुनी? अब देखते हैं इस चार्ट से हम पूरी कहानी को कितनी आसानी से समझ सकते हैं इन जस्ट 4 सिंपल स्टेप्स। पहला, हु यानी कौन थे कहानी में? मुनु, उसके पापा, गांव वाले और जानवर। दूसरा, वेयर, कहाँ की कहानी है?
काजीरंगा फॉरेस्ट। तीसरा, प्रॉब्लम क्या थी? एक मदर राइनो और उसका बच्चा गड्ढे में फंस गए थे। और चौथा, सोल्यूशन क्या निकला? गांव वालों ने रास्ता बनाया और मुन्नू ने अपने पाइप की धुन से राइनो को खड़े होने की हिम्मत दी। है ना कितना आसान? देखो, मुन्नू का म्यूजिक सुनकर जानवर कितनी खुश थे, याद है आपको? चिड़िया गाने लगी। क्या आप ट्वीट ट्वीट आवाज निकाल सकते हैं? ट्राई कीजिए। बंदर खुशी से उछलने लगे, हिरन नाचने लगे, हाथियों ने सूंड उठाकर आवाज निकाली, फाउं। मछलियां तैरने लगी और टाइगर के छोटे छोटे बच्चे, जिनको हम कब्स कहते हैं, गोल गोल घूमने लगे। सोचो, जंगल में उस वक्त कितनी खुशी थी। अब यहाँ आपसे एक बहुत ही जरूरी सवाल है। मुन्नू और गांव वालों ने उस राइनो की मदद की थी, ठीक है? उन्होंने उसे प्यार किया, हालांकि वो एक जंगली जानवर थी। तो आपको क्या लगता है, हमें जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? उन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए? सोचिए इस बारे में थोड़ा। बिल्कुल सही सोचा आपने। हमें जानवरों के साथ हमेशा प्यार यानी लव, इज्जत यानी रिस्पेक्ट और खुशी यानी जॉय के साथ पेश आना चाहिए। देखो, जानवर बोल नहीं सकते, पर उन्हें भी चोट लगती है और उन्हें भी डर लगता है। मुन्नू की तरह हमें भी हमेशा हेल्पफुल और काइंड होना चाहिए, फॉर श्योर। Okay, let's look at number 5. Fun with prepositions, words that show position and time. कहानी पढ़ ली, पजल सॉल्व कर लिए, अब बारी है थोड़े से ग्रामर वाले खेल की। पहले देखते हैं पोजीशन वर्ड्स, यानी ऐसे छोटे इंग्लिश वर्ड्स जो बताते हैं कि चीजें आखिर हैं कहाँ। जैसे घड़ी दीवार के ऊपर है, इसलिए हम कहते हैं ऑन द वॉल। जूते बेड के नीचे हैं, इसलिए अंडर द बेड। मुन्नू भैंस के ऊपर बैठा था, तो ऑन द बफलो। टाइगर के बच्चे झाड़ी के पीछे थे, यानी बिहाइंड द बुश। और राइनोज गड्ढे के अंदर थे, यानी इन द डिच। इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से याद रखना। अब आते हैं टाइम वर्ड्स पर, जो हमें वक्त बताते हैं। जैसे एट का यूज हम घड़ी के टाइम या दिन के एक हिस्से के लिए करते हैं, जैसे एट सनराइज या एट 4:30 PM। ऑन लगाते हैं दिनों और डेट्स के आगे, जैसे ऑन थर्सडे या ऑन 12 सितंबर। इनका यूज होता है किसी महीने, साल या मौसम के लिए, जैसे इन समर, इन अप्रैल या इन 2027। और फ्रॉम टू यानी शुरू से आखिर तक का वक्त बताने के लिए, जैसे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। समझ गए? चलिए एक जल्दी सा प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं। यहाँ एक सेंटेंस है, हैदराबाद बिकम्स वेरी हॉट ब्लैंक समर। अब समर एक मौसम यानी सीजन है, तो इस खाली जगह में क्या आएगा? सोचिए सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही। सही जवाब है इन समर, क्योंकि सीजन के आगे हम इन लगाते हैं। वेरी गुड, यू गाइज आर स्मार्ट। And finally, number 6. Feelings and correct spellings. Finishing strong. बहुत बढ़िया क्लास 2, आप लोग आज बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। हम सब ना अलग अलग चीजें फील करते हैं, है ना? जब जोर से बिजली कड़कती है तो आपको कैसा लगता है? डर लगता है ना? इंग्लिश में इस डरने को कहते हैं स्कैर्ड। तो सेंटेंस बनेगा, आई एम स्कैर्ड ऑफ लाउड नॉइजेज। उसी तरह हमेशा मुस्कुराने वाले को चेयरफुल कहते हैं, गुस्सा होने को एंग्री, और किसी की मदद पर थैंक यू फील करने को हम ग्रेटफुल कहते हैं। अगर सही इंग्लिश लिखने के लिए आपकी स्पेलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे ट्रिकी वर्ड्स हैं जिनमें आई और ई साथ आते हैं, जैसे थीफ यानी चोर और मिसचीफ यानी शरारत में आई पहले आता है। लेकिन रिसीव में उल्टा है, वहाँ ई पहले और आई बाद में आता है। इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, वरना भूल जाएंगे। और एक मजेदार चीज, बंदरों के झुंड को हम इंग्लिश में ट्रूप कहते हैं, लाइक अ ट्रूप ऑफ मंकीज, और हाथियों के झुंड को हर्ड। टाइगर या राइनो के छोटे बच्चे को कब कहा जाता है? शाबाश, बहुत खूब। आज के इस शानदार क्लास को हम एक आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करेंगे। जैसे मुन्नू के पाइप के म्यूजिक ने थकी हुई, डरी हुई राइनो को हिम्मत दी और उसे खड़ा कर दिया, क्या म्यूजिक हमारी फीलिंग्स को भी बदल सकता है? सोचिए इस बारे में। जब आप अपना फेवरेट गाना सुनते हैं तो क्या आप अचानक से हैप्पी फील करते हैं? इस बारे में अपने दोस्तों और मम्मी पापा से आज जरूर बात करना। आज के इस एक्सप्लेनर लेसन में बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई और मजेदार क्लास में। तब तक हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।